एज एन एनवायरमेंटलिस्ट हम ये चीज़ डिनाई तो नहीं कर सकते हैं कि आप डिफॉरेस्टेशन के लिए जाएंगे और उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो फॉरेस्ट्स होते हैं या हमारे ट्रीज़ होते हैं इनका बहुत ही पॉजिटिव रोल होता है। नाज़रीन की खिदमत में सलाम व आदाब। दरख्तों की कटाई एक खिलाफ फितरत अमल है और असर हाजिर में जब पूरी दुनिया को बदतरीन फ़िज़ाई आलूदगी और मौसमी हिद्दत का मसला दरपेश है, ऐसे में दरख्तों की कटाई गोया पूरी इंसानियत की तबाही की तरफ ले जाने के मुतरादिफ है। माहौलियात के लिहाज से खित्ते लद्दाख बहुत ही हसास माना जाता है। लद्दाख का बेशतर हिस्सा बंजर संगलाख चट्टानों, आबो गयाह और छोटे छोटे सरद सहराओं, बर्फ से ढके फलक बोझ पहाड़ों और ग्लेशियरों पर मुश्तमिल है। यहाँ पेड़ पौधे और जंगलात की कमी और सतह मुर्तफा से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होने के सबब ऑक्सीजन का मसला दरपेश रहता है। लद्दाख में मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ तामीर और तरक्की के लिहाज से पेशरफ जारी है और लद्दाख को यूटी का दर्जा देने के बाद इसमें तेजी आई है। हुकूमत लद्दाख में सड़कों के बुनियादी ढांचे को तरक्की देने में दिलचस्पी रखती है, जिसके तहत करगिल ज़नस्कार कौमी शाहरा पर बड़े पैमाने पर काम जारी है। मोतबर ज़राए के मुताबिक इस सड़क की तौसी के दौरान 40,000 से जायद दरख्त काटे जाएंगे, जिसके लिए दरख्तों की निशानदेही भी की गई है। इसी तरह लद्दाख के दीगर इलाकों में सड़कों और दीगर बुनियादी ढांचे की तामीर के दौरान हर साल एक खासी तादाद में दरख्त काटे जाते हैं। यूटी लद्दाख में अगरची माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर काफ़ी बात होती है और आए रोज़ इस पर इक़दामात उठाने का दावा भी किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद दरख्तों की कटाई कई सूरतों में जारी है। इसके अलावा तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और मशीनों के इस्तेमाल जारी है, तो दूसरी तरफ खित्ते में हर रोज़ मोटर गाड़ियों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, जिसके सबब इन मशीनों और गाड़ियों से जहरीली गैस का अखराज फ़िज़ाई आलूदगी के सबब बन रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग यानी आलमी हिद्दत के सबब दुनिया के दीगर हिस्सों की तरह लद्दाख के ग्लेशियर्स और बर्फ पोश पहाड़ों से बर्फ तेजी से पिघलना शुरू हुआ है, जबकि कुछ ग्लेशियर्स तो खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में अगर एक ही वक्त 40,000 दरख्तों की कटाई की जाए तो यकीनन ये माहौल के लिए एक संगीन सूरत हाल पैदा कर सकता है और किसी भी वक्त गैर मामूली इंसानी अलमिया को जन्म दे सकती है। लिहाजा लद्दाख के हर जी हिस्स और हर जी शऊर शहरी को इस जानिब गौर फिक्र करने की अशद ज़रूरत है। माहिरीन का ख्याल है कि यूटी और ज़िला इंतज़ामिया को वक्ती तरक्की और आसाइश को नज़र में रखने के बजाय आइंदा पेश आने वाले खतरात को मलहूज़ नज़र रखने की ज़रूरत है। इस वक्त दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग की चैलेंज और फ़िज़ाई आलूदगी का सामना है। माहौलियात के लिहाज से नाजुक और हसास खित्ते में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। इसी तरह करगिल ज़नस्कार कौमी शाहरा की तामीर के दौरान 40,000 दरख्तों को काटे जाने की सूरत में यहाँ के माहौल पर किस किस्म के असरात मरतब हो सकते हैं, इस पर तफसीली तौर बात करने के लिए हमने डिग्री कॉलेज करगिल के इन्वायरमेंटल साइंस के प्रोफेसर और माहिर माहौलियात सज्जाद हुसैन से खुसूसी मुलाकात की, जिस पर उन्होंने यूँ कहा। एनवायरमेंटल जो कंडीशंस है, जो सिचुएशंस बन रहे हैं, उसको लेकर बहुत ही कंसर्न है। ऑब्वियसली एनवायरनमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये किसी इंडिविजुअल का कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, इट बिलोंग्स टू ऑल एक्चुअली। उसमें सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं बल्कि हर लिविंग क्रिएचर का एग्जिस्टेंस होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि हमें अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है ह्यूमन बीइंग को, तो ह्यूमन बीइंग का एक ज़्यादा रोल रहता है
कि इस एनवायरनमेंट की क्वालिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, क्वालिटी को इनफैक्ट इम्प्रूव किया जाए। और फॉर्चुनेटली हम ऐसे एक कंट्री में रहते हैं जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट में जैसे आर्टिकल 48 है या आपका 51AG है, इन प्रोविजंस को इंसर्ट करके ये बता दिया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कंट्री इंडिया है, हमारा जो देश है, वो एनवायरनमेंट को लेके बहुत ही कंसर्न है। अब ये कंसर्न सिर्फ एक कंट्री का नहीं है, बल्कि ये कंसर्न ग्लोबल है, क्योंकि कुछ रिसोर्सेस होते हैं जो नेशनल रिसोर्स होते हैं, जो मल्टीनेशनल रिसोर्स होते हैं, या कुछ इंटरनेशनल रिसोर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम एक रिवर की बात करते हैं तो ये मल्टीनेशनल रिसोर्स हो सकते हैं, जैसे एक रिवर दूसरे कंट्री में जाता है, शेयर होता है मोर देन वन कंट्रीज। इसी तरह कुछ रिसोर्स हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जैसे एयर की अगर बात करेंगे तो एयर को हम कभी भी कन्फाइंड करके नहीं कह सकते ये एयर हिंदुस्तान का है, ये अमेरिका का है या किसी और देश का है। तो एयर इज़ एक्चुअली एन इंटरनेशनल रिसोर्स। तो इस इंटरनेशनल रिसोर्स को बचाना भी सब इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे कंट्रीज़ की है। और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर ऑब्वियसली बहुत सारे लॉस भी ऑलरेडी फॉर्मुलेट हो चुके हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे या नेशनल लेवल में इंडिया की अगर बात करते हैं। एनवायरनमेंट को लेकर कंसर्न्स अगर देखा जाए, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 है, या उसके बाद एयर पोल्यूशन को लेकर अगर बात करेंगे तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट 1981 हमारे पास है, या एनवायरनमेंट खुद को जिसे एक अम्ब्रेला एक्ट के नाम से कहा गया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हमारे पास है, या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 हमारे पास है। उसके अलावा भी हमारे इंडियन पेनल कोड में भी जैसे 268 है या 290 है, ऐसे प्रोविजंस है जिसको लेकर ये पता चल रहा है कि इंडिया इज़ वेरी मच कंसर्न फॉर प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। अब आप ग्लोबल प्रॉस्पेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली पहले जो एनवायरमेंटल कंडीशंस रहे हैं आज तक, ऑब्वियसली प्योर वाटर, प्योर एयर एंड बाकी सारी चीज़ें, सॉइल की क्वालिटी भी बहुत अच्छा हुआ करता था। लेकिन क्योंकि जब हम प्रोग्रेस करते हैं, जब हम मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, तो ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होता है। अब वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, जुडिशियस यूटिलाइजेशन होता है या नहीं होता है, वो एक क्वेश्चन मार्क है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन जैसे भी हम नेचुरल रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो ऑब्वियसली उसका हमें कहीं ना कहीं खामियाजा तो भुगतना पड़ता है, चाहे अब उसको ओजोन लेयर डिप्लेशन के फॉर्म में देखने को मिले, या आपको कहते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के फॉर्म में देखने को मिले, या ग्लेशियल रिसीडिंग्स के बाद फ्लैश फ्लड्स की शक्ल में देखने को मिले। ऑब्वियसली जब आप एक्शन करते हैं एनवायरनमेंट पे तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट से आपको एक रिएक्शन, एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो या ग्लोबल लेवल पे हो, इनफैक्ट मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पे भी सभी ह्यूमन बीइंग्स को अपना एक रोल प्ले करना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है लिटिल कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट्स ए लॉट। एक्चुअली थोड़ा सा भी अगर हम एक नेचुरली एनवायरमेंटली साउंड एक्टिविटी दिन में अगर हम प्ले करते हैं तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हमें देखने को मिलता है। तो ज़रूरत क्या है कि हर इंडिविजुअल को अपना एक इंडिविजुअल रोल प्ले करना है। ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेरे एक इस छोटे कंट्रीब्यूशन से एक लार्ज स्केल में क्या होगा। ऑब्वियसली छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से ही लार्ज स्केल पे हमारा एक समेशन ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जी सर, लद्दाख जैसे माहौल में जहाँ पहले ही पेड़ पौधे की किल्लत है, कमी है, तो ऐसे में करगिल ज़नस्कार नेशनल हाईवे, जिसे 301 नेशनल हाईवे कहा जाता है, वहाँ पे तकरीबन 40,000 दरख्तों को उखाड़ा जाएगा। तो इस 40,000 पौधे के काटने से हमारे माहौलियात पे क्या असर पड़ सकते हैं, इस पे थोड़ा रोशनी। एज एन एनवायरमेंटलिस्ट हम ये चीज़ डिनाई तो नहीं कर सकते हैं कि आप डिफॉरेस्टेशन के लिए जाएंगे और उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो फॉरेस्ट्स होते हैं या हमारे ट्रीज होते हैं,
इनका बहुत ही पॉजिटिव रोल होता है हमारे इकोसिस्टम के डेवलपमेंट पे। फॉर एग्जांपल ये सॉइल इरोजन को चेक करना या आपका जो सिल्टेशन होता है आपके मेन वाटर बॉडीज़ में या रिवर्स में, तो उनको लेके, और जैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करना या कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है। स्पेशली पहले यहाँ लद्दाख की अगर बात करते हैं तो हमें ये चीज़ देखने को मिलता था कि लाइकेंस जिसे हम कहते हैं, वो लाइकेंस हमें देखने को मिलता था। तो अब वो लाइकेंस ढूंढने के लिए हमें बहुत ज़्यादा दूर पहाड़ों में जाना पड़ता है। तो एक इंडिकेशन है, पोल्यूशन इंडिकेशन है कि जहाँ पे आपके हाइड्रोकार्बन्स और सल्फ़र होंगे या दूसरे पोल्यूटेंट्स रिलीज होंगे, वहाँ पे ये लाइकेंस एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, एक्चुअली डिक्लाइन हो रहे हैं, उनका नंबर हम ऐसा कह सकते हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो है, चाहे वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हो, जैसे हर घर पे आप देखते हैं तो 1 या 2 गाड़ी 3 गाड़ी ऐसे देखने को मिलता है, तो वो भी कंट्रीब्यूशन है। तो कभी भी हम एक चीज़ करते हैं कि गवर्नमेंट पे चैलेंज करने से पहले हमें एक चीज़ ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे। हम गवर्नमेंट को 40,000 ट्रीज़ काटते हुए, नो डाउट हम बिल्कुल भी इसको डिनाई नहीं करेंगे, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होंगे। कुछ लोकलाइज्ड इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि सॉइल इरोजन का रेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, या आपके वहाँ पे जो रिवर होगा, आपका जो कैनाल्स होंगे वहाँ पर ऑब्वियसली वहाँ पे सिल्टेशन का जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा रह सकता है। लेकिन साथ में ये भी देखना है हमें कि डिफोरेस्टेशन अगर हम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास एक सेकंड प्लान भी होगा और होना भी चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, इंडिविजुअल जो ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग, इंडिविजुअली भी हमारे पास भी एक प्लान होना चाहिए एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, कि हम इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेंगे। ऑब्वियसली 40,000 ट्री अगर डैमेज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर हम वहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन अगर देखेंगे, तो अगर हम रियली वेरी कंसर्न है एनवायरनमेंट को लेकर, तो क्यों नहीं 40,000 इंडिविजुअल्स वहाँ पे अपने लेवल पे ट्री लगाए। गवर्नमेंट अपने लेवल पे एक सेकेंडरी प्लान तो ऑब्वियसली रखे हुए होंगे कि हम एफोरेस्टेशन करेंगे, लेकिन साथ में एक और चीज़ है कि ये जो ट्रीज अगर डैमेज कर रहे हैं तो सब किसी भी प्रोजेक्ट को लेने से पहले एक चीज़ है कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है कि कोई प्रोजेक्ट जब हम लेते हैं तो उसके क्या क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। ऑब्वियसली जब भी हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ को लेते हैं, जैसे एक्सेसिबिलिटी को लेकर या एम्प्लॉयमेंट को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर। यहाँ पर भी ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने एक पॉजिटिव चीज़ को लेके किया है। तो अब इसमें EIA का कुछ कंसर्न है कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट हुआ, असेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ओबियसली किसी भी प्रोजेक्ट को लेने से पहले हमें EIA करना होता है, लेकिन उसमें जो नोटिफिकेशन है EIA 1994 का, उसमें पहले पब्लिक पार्टिसिपेशन भी 1997 में इंसर्शन किया गया था, फिर उसके बाद 2001 में उसको वेव ऑफ किया गया। तो वेव ऑफ करने के बाद ये चीज़ भी साथ में देखा, ये चीज़ भी एग्जाम किया गया कि जब भी आप नेशनल हाईवेज बनाते हैं, नंबर 1, या सिक्योरिटी रीजन से बॉर्डर एरियाज में स्पेशली अगर रोड्स कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो यू नीड नॉट टू गो फॉर EIA, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स उससे एग्जेम्प्टेड है एक्चुअली। तो EIA की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रायोरिटीज़ में आ जाता है। फॉर एग्जांपल कभी पेंडेमिक कहीं हो जाता है तो उस टाइम पे हम EIA के लिए नहीं जा सकते हैं, ओबियसली सिचुएशन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसी तरह सिक्योरिटी रीजंस को लेकर, बॉर्डर एरियाज में कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स को लेकर, या हाईवेज का एक्सपेंशंस को लेकर अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है EIA की ज़रूरत नहीं होती। अब उसमें रहता है अब एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द सोसाइटी। तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन सोसाइटी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली मैं जैसे पहले भी कहा, तो गवर्नमेंट मस्ट हैव ए सेकेंडरी प्लान फॉर एफोरेस्टेशन, ऑब्वियसली कर रहे होंगे। तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं, हम इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स को भी, उस पर्टिकुलर जगह के लोगों को भी, या इनफैक्ट किसी भी एरिया के लोगों को, अगर एक पर्टिकुलर जगह में आपका इन्वायरमेंट पे कोई डैमेज हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इम्पैक्ट वहीं पे देखने को मिले। कुछ लोकलाइज्ड इम्पैक्ट वहाँ देखने को मिल सकते हैं, जैसे मैंने कहा आप लोगों को सिल्टेशन हो सकता है, उसकी वजह से आपका इनंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर एरियाज हो सकते हैं, फ्लड वाले चांसेस वहाँ पे बन सकते हैं बिकॉज ऑफ सिल्टेशन की वजह से एकोमोडेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ में कम होगा, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट्स तो हो सकते हैं। लेकिन साथ में ऐसा नहीं है कि जो ग्लोबल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हमें। फॉर एग्जांपल एयर अगर पोल्यूशन होगा, तो अगर हम सांकू में डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका इम्पैक्ट चिकतन में नहीं होगा, द्रास में नहीं होगा। तो इसका मतलब
अगर कहीं एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है तो उस पर्टिकुलर जगह के लोगों के साथ साथ दूसरे रीजन के लोगों को भी इसमें एक लीड रोल लेके कि हम भी एफोरेस्टेशन के लिए जाएंगे, हम भी एनवायरमेंट इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए कोई एक्टिविटी ऐसा करेंगे जिससे वो जो डैमेज हो रहे हैं उन डैमेज को हम कहीं ना कहीं से कंट्रोल कर सकें। तो यही है कि डेवलपमेंट्स तो ऑब्वियसली करने हैं, डेवलपमेंट्स के बगैर तो हम वो प्रोग्रेस कर नहीं सकते हैं, कोई भी नेशन कोई भी कंट्री। तो प्रोग्रेस के लिए जाते हैं तो कुछ प्रोजेक्ट्स को इस पे हम क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी EIA के नोटिफिकेशन 1994 के हिसाब से ये जो हाईवे एक्सपेंशन है या बॉर्डर एरिया से इसको एग्जम्प्टेड रखा गया है EIA के प्रोसेस से। सर, अब आवाम को क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को, साथ साथ सरकार को भी कि अगर एक साथ 40,000 दरख्त काटे जाएंगे तो इसके क्या असरात पड़ सकते हैं, इस पर आवाम की क्या जिम्मेदारी है, आम लोगों की? यकीनन बहुत ही क्रूशल सवाल आपने किया है और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि एनवायरनमेंट किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर्टी नहीं है या किसी सेक्शन का नहीं है, बल्कि ये एनवायरनमेंट बिलोंग्स टू ऑल हम कहते हैं, चाहे वो आपके लिविंग और एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, इंक्लूडिंग वी ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम ही कुछ कर सकते हैं। हम ऑब्वियसली एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो हम डेवलप करा रहे हैं, तो हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में क्या कर सकते हैं। तो ह्यूमन बींग्स अगर सारे इंडिविजुअली पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक इंडिविजुअल एक प्लांटेशन करके एक ही प्लांट को एडॉप्ट करेंगे इन अ ईयर, एक साल में एक प्लांट, तो करगिल का पॉपुलेशन अगर 1 लाख है फॉर एग्जांपल, तो 1 लाख ट्री 1 ईयर, 2 ईयर्स में 2 लाख ट्रीज हो सकते हैं। तो देखना ये है कि वेदर वी आर प्लेइंग आवर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट एज ए ह्यूमन बींग, वट वी आर एक्चुअली सपोज टू डू एंड वट वी आर नॉट सपोज टू डू। क्या हम जो हमें करना चाहिए वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे घर से निकलते हो कोई भी एनवायरमेंटल साउंड प्रैक्टिस, कोई भी साउंड एक्टिविटी दिन में कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसका कंट्रीब्यूशन हमारे, उसका इम्पैक्ट हमें, पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें सोसाइटी में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर पर्टिकुलरली अगर ट्रीज़ की बात करेंगे, अगर 40,000 ट्री कर रहे हैं तो इस साल अगर हम डिटरमाइंड होके अगर 1 लाख ह्यूमन बींग अगर 1 लाख प्लांटेशन करके अडॉप्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये तो इशू ही नहीं रहेगा। 40,000 की जगह हम 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर भी अगर एक पैटर्न अगर इस तरह से, जैसे मैं स्पेशली हमारे जैसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से उनको भी और गवर्नमेंट को भी साथ में रिक्वेस्ट करूँगा कि हम जैसे माशाल्लाह ईद वगैरह सेलिब्रेशन करते हैं, क्यों ना हम ईद के दिनों पे भी कुछ प्लांटेशन वाला ड्राइव ऐसे रखें, या गवर्नमेंट का कोई भी फंक्शन होता है जैसे रिपब्लिक डे हमारे होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे वगैरह, क्यों ना हम उन डेज में भी पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दिया जाए कि हाँ जी आप इंडिपेंडेंस डे में ये वाले जो डिपार्टमेंट है कोई तो इतना प्लांट्स लगाएंगे या कोई और एक्टिविटी करेंगे। ज़रूरी नहीं प्लांट्स लगाने की, एनवायरनमेंट साउंड एक्टिविटी करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो एनवायरनमेंट का कंडीशन है सबका रोल भी रहेगा और एनवायरनमेंट का कंडीशन हमारा डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। लद्दाख के दीगर हिस्सों की बनिस्बत अगरचे ज़िले करगिल में सफ़ेदा, बेत और दीगर किस्म के पौधों की खासी तादाद पाए जाते हैं, लेकिन सड़कों और दीगर तामीरात के दौरान हर साल सैकड़ों दरख्तों की कटाई से लद्दाख में पेड़ पौधों की तादाद में मुसलसल कमी देखने को मिल रही है। अगरचे जंगलात के मुतल्लका इदारे इस बर्बादी की दुहाइयां तो देते हैं, लेकिन इस मसले को हल करने की संजीदा कोशिश करते नजर नहीं आते। करगिल ज़नस्कार नेशनल हाईवे की तामीर के दौरान 40,000 से ज़ायद दरख्त काटे गए, तो इसकी भरपाई कैसे की जाएगी? अवामी हलकों में खासकर माहौलियात से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ये सवाल कर रहे हैं। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।